लेडीज़ और जेंटलमैन, वेलकम टू अपाना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल। यहाँ आपको मिलेगी इतिहास विषय से संबंधित भरपूर सामग्री, जिससे आप फर्स्ट ग्रेड, नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, टीजीटी, पीजीटी व अन्य इतिहास विषय की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। इसलिए आप ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए तथा साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। रवि कुलेरिया सर की पुस्तक विश्व इतिहास में हमने कल 20वां चैप्टर पढ़ा था, 19वीं शताब्दी में राष्ट्रवाद का विकास। आज हम 21वां चैप्टर शुरू करने वाले हैं। 21वां चैप्टर रहेगा एशिया व अफ्रीका में साम्राज्यवाद। एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद से संबंधित हमारा आज का चैप्टर रहने वाला है। तो करते हैं हम आज की क्लास को शुरू। पहला प्रश्न है कि किसने कहा कि इंग्लैंड को शीघ्र अतिशीघ्र नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए। किसने कहा कि इंग्लैंड को शीघ्र अतिशीघ्र नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए, उसे जहां भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उस पर अधिकार कर लेना चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसमें नष्ट हो जाएगा। यह बात किसने कही थी कि इंग्लैंड को शीघ्र अतिशीघ्र नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए, उसे जहां पर भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उस पर अधिकार कर लेना चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो उसमें नष्ट हो जाएगा। तो यह कहा था रस्किन ने। 6 नंबर ऑप्शन। 1870 के पश्चात यूरोप के साम्राज्यवाद की भावना पुनः प्रबल होने लगी। 1868 ईस्वी और 1872 ईस्वी के बीच इंग्लैंड में इंपीरियल फेडरेशन आंदोलन का प्रभाव बढ़ने लगा। इसमें इंग्लैंड के कुछ अग्रणी व्यक्ति सम्मिलित थे। उनका विचार था कि इंग्लैंड को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयत्न करने चाहिए। 1870 में ऑक्सफोर्ड में भाषण देते हुए प्रसिद्ध लेखक रस्किन ने कहा था कि इंग्लैंड को शीघ्र अतिशीघ्र नए उपनिवेश स्थापित करने चाहिए, उसे जहां भी उपयोगी खाली स्थान मिलता है उन पर अधिकार कर लेना चाहिए, यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो स्वयं नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार फ्रांस में भी साम्राज्यवाद की नई धारा का प्रभाव बढ़ने लगा। फ्रांस के प्रमुख अर्थशास्त्री पाल लेयारबुल ने 1874 में एक पुस्तक लिखी, जिसमें उसने यह विचार प्रतिपादित किया कि उन राज्यों के लिए जो सभ्यता के उच्च शिखर पर पहुंच चुके हैं, उपनिवेश स्थापित करना सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद को पुनीत कर्तव्य बताकर इसे औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास किस देश ने किया। साम्राज्यवाद को पुनीत कर्तव्य बताकर औचित्यपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास जो किस देश के द्वारा किया गया था, तो यह किया गया था इटली के द्वारा। 6 नंबर ऑप्शन। यूरोप के लाखों लोगों का विश्वास था कि गोरे लोगों की सभ्यता, विशेषकर उनके अपने देश की सभ्यता, पिछड़े देशों की रंगीन जातियों की सभ्यता से कहीं अधिक उत्कृष्ट है। इन लोगों को विश्वास था कि अपनी तथाकथित उत्कृष्ट सभ्यता को पिछड़े क्षेत्रों में फैलाने का पुण्य कार्य उनके ही जिम्मे है। अतः ईसाई धर्म के प्रचारकों ने अविकसित क्षेत्रों के लोगों की भलाई का कार्य आरंभ किया। इतिहासकारों का मानना है कि ईसाई धर्म के प्रचारकों में कुछ लोग तो सच्चे धार्मिक तथा मानव प्रेमी थे और वास्तविक सेवाएं भी की थी। हजारों धर्म प्रचारकों, अध्यापकों और चिकित्सकों तथा अन्य लोगों ने पिछड़े लोगों की सहायता करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। कुछ अविकसित लोगों का उद्धार करने की आड़ में अथवा परोपकारी एवं मानवादी प्रयत्नों की आड़ में यूरोप के राज्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। फ्रांस ने अपनी औपनिवेशिक विस्तार की नीति को सभ्यता के विस्तार का कार्य बतलाया। इटली ने इसे पुनीत कर्तव्य घोषित किया। इंग्लैंड ने इसे श्वेत जाति का भार, व्हाइट मैन बर्डन का दायित्व बतलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत सबसे पहले किस दार्शनिक ने दिया था। योग्यता की उत्तरजीविता का सिद्धांत सबसे पहले कौन से दार्शनिक के द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था हर्बर्ट स्पेंसर के द्वारा। ए नंबर ऑप्शन। अफ्रीका में लूट साम्राज्यवाद का विस्तार। अफ्रीका में लूट साम्राज्यवाद का विस्तार आरंभ किसने किया था। अफ्रीका में लूट है साम्राज्यवाद का विस्तार किसके द्वारा किया गया। बेल्जियम के द्वारा। बे नंबर ऑप्शन। बेल्जियम और अफ्रीका। अफ्रीका का बंटवारा यूरोपीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। सर्वप्रथम बेल्जियम
के लियोपोल्ड द्वितीय ने अफ्रीका में अपनी रुचि प्रदर्शित की। उसने अफ्रीका के अब तक अज्ञात क्षेत्रों में बेल्जियम का साम्राज्य स्थापित करने की योजना बनाई। उसने अफ्रीका के अन्वेषण के कार्य को प्रोत्साहन देने और वहां पर सभ्यता का प्रकाश फैलाने राजधानी ब्रुसेल्स में 1876 में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में बहुत से प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता और खोजकर्ता उपस्थित हुए। सम्मेलन में मध्य अफ्रीका में खोज एवं सभ्यता के विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर द इनपोर्लेशन एंड सिविलाइजेशन फॉर सेंट्रल अफ्रीका की स्थापना की। लियोपोल्ड स्वयं इसका अध्यक्ष बना। लियोपोल्ड ने अंतर्राष्ट्रीय अफ्रीकन समिति की ओर से स्टेनले को कांगो के क्षेत्र में खोज का कार्य करने के लिए नियुक्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा कि साम्राज्यवाद अपनी सीमा के बाहर एक राज्य की शक्ति का विस्तार है। साम्राज्यवाद अपनी सीमा के बाहर एक शक्ति का विस्तार है। यह बात किसने कही थी? हैंस मोरगेंथो ने। 6 नंबर ऑप्शन। यह कथन हैंस मोरगेंथो का है, जबकि लेनिन ने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में अफ्रीका की लूट में सबसे बड़ा भाग किसने हासिल किया? 19वीं शताब्दी में अफ्रीका के लूट में सबसे बड़ा भाग जो किसने हासिल किया था? तो यह क्या था? इंग्लैंड ने। 2 नंबर ऑप्शन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंडेट प्रणाली के अंतर्गत लेबनान सीरिया किस देश को सौंपे गए? प्रथम विश्व युद्ध के बाद मैंडेट प्रणाली के तहत जो लेबनान और सीरिया कौन से देश को सौंपे गए थे? और फ्रांस को। 6 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अधिदेशीय व्यवस्था का सर्वाधिक लाभ ब्रिटेन और फ्रांस को मिला। अधिदेशीय व्यवस्था के अधीन 14 क्षेत्र थे। इन क्षेत्रों को ए, बी तथा सी 3 श्रेणियों में बांटा गया। श्रेणी ए मैंडेट संरक्षित क्षेत्र या संरक्षक शक्ति। सीरिया फ्रांस को, लेबनान फ्रांस को, फिलिस्तीन ब्रिटेन को, ट्रांसजोर्डन ब्रिटेन को और ईरान भी ब्रिटेन के अधीन किया गया। श्रेणी बी मैंडेट संरक्षित क्षेत्र संरक्षक शक्ति, जिनमें कैमरून का 1/6 भाग ब्रिटेन को, पूर्वी अफ्रीका ब्रिटेन, टोगोलैंड का 1/3 भाग ब्रिटेन को, कैमरून का 5/6 भाग फ्रांस को, टोगोलैंड का 2/3 भाग फ्रांस को, रुवांडा उरुंडी बेल्जियम को। श्रेणी सी मैंडेट जिनमें संरक्षित क्षेत्र और संरक्षक शक्ति, दक्षिणी पूर्वी अफ्रीका का क्षेत्र दक्षिणी अफ्रीकी संघ को, पश्चिमी सामोआ न्यूजीलैंड को, नारू जो ग्रेट ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अधीन किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का तीव्र उपनिवेशीकरण मुख्यतः किस कारण से प्रेरित था? 19वीं सदी के अंतिम 2 दशकों में यूरोपीय शक्तियों द्वारा अफ्रीका का तीव्र उपनिवेशीकरण मुख्यतः किस कारण से प्रेरित था? किस कारण से प्रेरित था? नए बाजार, कच्चे माल और राजनीतिक लाभ की इच्छा से। 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिस्र में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? मिस्र में ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक, मिस्र के अंदर जो ब्रिटिश सत्ता का वास्तविक संस्थापक लॉर्ड क्रोमर। 6 नंबर ऑप्शन। बोवर कौन थे ये? तो ये थे डच उपनिवेशवासियों के वंशज। डच उपनिवेशवासियों के जो वंशज थे उन्हें बोवर कहा गया। बोवर 17वीं और 18वीं शताब्दी में कैप कॉलोनी में बस चुके थे। बोवर लोगों के प्रतिरोध के कारण 1850 ईस्वी में इंग्लैंड को ट्रांसवाल रिपब्लिक और ऑरेंज फ्री स्टेट के नाम से उन बस्तियों की स्वतंत्रता स्वीकारनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? साम्राज्यवाद के बारे में कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है? सबसे पहले है कि एक उदारवादी के रूप में हॉब्सन का मानना था कि अधिशेष पूंजी और साम्राज्यवाद की पूंजी प्रणाली गिराकर ही समाप्त किया जा सकता है। अधिशेष पूंजी और साम्राज्यवाद को पूंजीवादी प्रणाली गिराकर ही समाप्त किया जाता है। पूंजीवादी प्रणाली गिराने की बात हॉब्सन ने नहीं की थी, बल्कि हॉब्सन तो पूंजीवादी व्यवस्था के विचलन की बात की थी। साम्राज्यवाद जो है पूंजीवाद में ही अंतर्निहित बताया था। तो पहला ऑप्शन इसका गलत होगा।
दूसरा कि हॉब्सन कहते हैं कि साम्राज्यवाद की जड़ें अनिवार्य रूप से आर्थिक है। साम्राज्यवाद की जड़ें अनिवार्य रूप से आर्थिक है, जो औद्योगिक विकास के लाभ के असमान वितरण का नतीजा है। तो बे नंबर ऑप्शन सही है। तीसरा कि हॉब्सन ने 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जन्म ले रहे नव साम्राज्यवाद की आलोचना की। 19वीं सदी के अंतिम दशकों में जन्म ले रहे नव साम्राज्यवाद की आलोचना की थी। सह नंबर भी सत्य है। द नंबर है कि इसके लिए यूरोप के मार्क्सवादी चिंतकों ने इससे भी ज्यादा मौलिक व्याख्या प्रस्तुत की, जो साम्राज्यवाद के आधार के संबंध में हॉब्सन की परिभाषा से तो सहमत थे, लेकिन इस बिंदु पर असहमत थे कि इस औपनिवेशिक व्यवस्था का खात्मा किया जाए। औपनिवेशिक व्यवस्था के खात्मे करने की जो बात की थी, इसके विरोधी थे, लेकिन हॉब्सन की परिभाषा से सहमत थे। तो द नंबर ऑप्शन भी सत्य है, एक नंबर इसमें गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी निनिंग की संधि कब हुई थी? वेरी निनिंग की संधि कब हुई थी? 1902 ईस्वी में। बे नंबर ऑप्शन। द्वितीय बोवर युद्ध। इस युद्ध में एक और ट्रांसवाल और ऑरेंज फ्री स्टेट नामक दो बोवर गणराज्य थे तथा दूसरी ओर ब्रिटिश सरकार थी। बोवर लोगों ने वीरतापूर्वक युद्ध किया। उन्होंने नेटाल और केप कॉलोनी पर आक्रमण किया तथा ब्रिटेन को भारी हानि पहुंचाई, किंतु बोवर लोग ब्रिटिश साम्राज्य के शक्तिशाली साधनों के सम्मुख अधिक समय तक टिक न सके। अंत में बोवर लोगों को आत्मसमर्पण करना पड़ा और मई 1902 में वेरी निनिंग की संधि हुई। प्रथम बोर युद्ध 1880 में बोरों का नेतृत्व पाल कुर्नर ने किया था। पाल कुर्नर बोरों के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला औपनिवेशिक सम्मेलन कब आयोजित किया गया? पहला औपनिवेशिक सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? 1887 में। स्वशासित उपनिवेशों से घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए इंग्लैंड के प्रधानमंत्री चैम्बरलेन ने 1887 के अंदर पहला औपनिवेशिक सम्मेलन बुलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक फ्रेंच साम्राज्यवाद के जनक किसे माना जाता है? आधुनिक फ्रेंच साम्राज्यवाद के जनक किसे माना जाता है? जूल्स फेरी को। ए नंबर ऑप्शन। साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? साम्राज्यवाद की सर्वाधिक सुस्पष्ट अभिव्यक्ति क्या थी? सांस्कृतिक सर्वोच्चता। द नंबर ऑप्शन। आदिस अबाबा की संधि किन के मध्य हुई? आदिस अबाबा की संधि जो यह किन के मध्य हुई थी? तो यह संधि हुई थी अबिसीनिया और इटली के मध्य। इटली को 1896 में अडोवा के युद्ध में अबिसीनिया से पराजित होकर आदिस अबाबा की संधि स्वीकार करनी पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसी रोजन समझौता किन किन के मध्य हुआ? निसी रोजन समझौता जो यह समझौता किन किन के मध्य हुआ था? तो निसी रोजन समझौता हुआ था रूस और जापान के मध्य। स नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की? रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फान बोई चाओ के द्वारा रेवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना की गई थी। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्व की ओर चलो अभियान किस देश से संबंधित है? पूर्व की ओर चलो अभियान कौन से देश से संबंधित है? वियतनाम से। स नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणकन था? कौन फ्रांसीसी उपनिवेशी मिशन का प्रमाणकन था? सभ्यता मिशन। अगला प्रश्न है कि माझी विद्रोह कब हुआ? 1905 से 7 के मध्य। माझी विद्रोह जर्मन पूर्व अफ्रीका के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया था। द ग्रेट गेम इन एशिया नीति किस देश ने अपनाई? द ग्रेट गेम इन एशिया नीति कौन से देश ने अपनाई थी? इंग्लैंड ने। बे नंबर ऑप्शन। इस नीति का प्रादुर्भाव इंग्लैंड ने किया। उसको भय था कि रूस एशिया की राजनीतिक स्थिति का फायदा उठाकर भारतीय की पश्चिमी सीमाओं की ओर अपना विस्तार करेगा। इंग्लैंड के द्वारा रूस को रोकने के लिए यह नीति द ग्रेट गेम इन एशिया अपनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? चीन के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन सा था? चीन के साथ संबंध स्थापित करने वाला प्रथम यूरोपीय देश था पुर्तगाल। द नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम चीन के साथ संबंध स्थापित करने वाले यूरोपीय देशों में पहला नाम पुर्तगाल का है। 1511 में मलक्का द्वीप पर पुर्तगाल का अधिकार होने के 3 साल बाद पहला पुर्तगाली व्यापारी एल्वरेज चीन पहुंचा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साम्राज्यवाद की अवधारणा और उनके प्रवर्तक। एक तरफ साम्राज्यवाद की अवधारणा दे रखी है, सामने उनके प्रवर्तकों के नाम दे रखे हैं। श्वेत जाति पर भार, साम्राज्यवाद की अवधारणा श्वेत जाति पर भार, यह इस अवधारणा के प्रवर्तक कौन थे? तो इस अवधारणा के प्रवर्तक थे किपलिंग। सामंतवाद का अवशेष सुम्पेटर। पूंजीवाद की एक अवस्था, पूंजीवाद की एक अवस्था की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? मार्क्स के द्वारा। और पूंजीवादी व्यवस्था का एक विचलन, पूंजीवादी व्यवस्था का एक विचलन अवधारणा दी थी हॉब्सन ने। तो इसमें श्वेत जाति पर भार किपलिंग, सामंतवाद का अवशेष सुम्पेटर, पूंजीवाद की एक अवस्था मार्क्स और पूंजीवाद व्यवस्था का एक विचलन हॉब्सन। सी, बी, ए और डी, 6 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की? यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार की होड़ का परिणाम था? यह अवधारणा किसने प्रस्तुत की कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद में अंतर्निहित एकाधिकार बाजार की होड़ का जो परिणाम था? तो यह किसके द्वारा दी गई? तो यह दी गई थी जे ए हॉब्सन के द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनिवेश, संरक्षित क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र किसके प्रकार है? उपनिवेश, संरक्षित क्षेत्र और प्रभाव क्षेत्र किसके प्रकार है? साम्राज्यवाद के, 6 नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि अफ्रीका में रंग भेद कानून कब समाप्त किया गया? अफ्रीका में रंग भेद कानून, अफ्रीका के अंदर रंग भेद कानून कब समाप्त किया गया था? तो यह किया गया था 17 जून 1991, 17 जून 1991, 6 नंबर ऑप्शन। मिस्रवासियों के लिए यह कथन किसका है? मिस्रवासियों के लिए यह कथन किसका है? कर्नल अराबी का, 2 नंबर ऑप्शन। अफ्रीका में जर्मनी के साम्राज्यवादी अभियान का नेतृत्व किसने किया? अफ्रीका में जर्मनी के साम्राज्यवादी अभियान, अफ्रीका के अंदर जर्मनी के साम्राज्यवादी अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? कार्ल पीटर्स के द्वारा। इसके अतिरिक्त लॉर्ड क्रॉमर ने मिस्र में, लॉर्ड ने नाइजीरिया में, लॉर्ड मिलनर ने कैप में तथा मॉर्सल लायते ने मोरक्को में जो उपनिवेश स्थापित करने में विशेष योगदान दिया था। अगला प्रश्न है कि 1885 के अंदर, 1885 में इंग्लैंड में किस एशियाई देश पर अधिकार किया? 1885 में इंग्लैंड ने कौन से एशियाई देश पर अधिकार किया था? वर्मा पर, ए नंबर ऑप्शन। 1885 में तीसरी आंग्ल वर्मा युद्ध के बाद वर्मा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। 1935 के एक्ट के द्वारा वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। 1907 में इंग्लैंड तथा रूस के बीच हुए समझौते के अनुसार तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता स्वीकार कर ली गई। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एशिया के किस देश में औपनिवेशिक शासन की स्थापना नहीं हुई? एशिया के कौन से देश में उपनिवेश स्थापित नहीं हुआ, औपनिवेशिक शासन की स्थापना नहीं हुई थी? श्रीलंका में हुई थी, कंबोडिया में हुई थी, मलेशिया में हुई थी, थाईलैंड में नहीं हुई, 2 नंबर ऑप्शन। बॉक्सर विद्रोह किस देश से संबंधित है? बॉक्सर विद्रोह जो कौन से देश से संबंधित है? बॉक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से? तो बॉक्सर विद्रोह चीन से। 1898 से 1901 में यूरोपीय साम्राज्यवाद और ईसाई धर्म के विरुद्ध शांतुंग प्रदेश में चीनी देशभक्तों के द्वारा बॉक्सर आंदोलन किया गया, जिसे मुष्टि विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। 1860 से 1898 तक का युग चीन में अपमान के युग के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि किस काल को नए साम्राज्यवाद के युग कहा जाता है? कौन से काल को नए साम्राज्यवाद का युग कहा जाता है? नए साम्राज्यवाद का युग का काल 1880 से लेकर 1914 तक का काल। 1880 के दशक से लेकर प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने तक की अवधि को नए साम्राज्यवाद का युग कहा जाता है। इस अवधि में इतिहास में सबसे अधिक भूमि पर कब्जा किया गया। यूरोपीय देशों ने अत्यधिक तीव्रता और आक्रामकता के साथ अफ्रीका, एशिया तथा प्रशांत क्षेत्र में भूभागों पर कब्जा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपीरियलिज्म ए स्टडी। इंपीरियलिज्म ए स्टडी के लेखक कौन है? इंपीरियलिज्म ए स्टडी किसके द्वारा लिखी गई? जे ए हॉब्सन के द्वारा, 2 नंबर ऑप्शन।
प्रसिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्री जे हॉब्सन, जिनकी पुस्तक इम्पीरियलिज्म ए स्टडी 1902 में प्रकाशित हुई, सबसे प्रभावशाली सिद्ध हुए। जे हॉब्सन ने इन वर्षों के दौरान विस्तार का श्रेय पश्चिमी और मध्य यूरोप के सर्वाधिक औद्योगिकीकृत राष्ट्रों में कार्य कर रही विशेष नई शक्तियों को दिया। उन्होंने तर्क दिया कि जैसे जैसे औद्योगिकीकरण बढ़ा, वस्तुओं का उत्पादन मांग से अधिक हो गया। पूंजीपति अपनी वस्तुओं को स्थानीय बाजारों में बेचकर लाभ नहीं कमा सके। इसके अलावा देश के भीतर लाभप्रद रूप से निवेश की जा सकने वाली पूंजी की तुलना में कहीं अधिक पूंजी उपलब्ध थी। अतः पूंजीपतियों ने अपनी सरकारों पर दबाव डाला कि वे उपनिवेश अर्जित करें। जे हॉब्सन के विचारों ने साम्राज्यवाद के सिद्धांतों पर निर्णायक प्रभाव डाला। रूसी नेता लेनिन तथा जर्मन नेता रोजा लग्जमबर्ग उनसे बहुत प्रभावित हुए। 1916 में लिखी गई लेनिन की पुस्तक इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म सर्वाधिक प्रभावशाली सिद्ध हुई। उन्होंने तर्क दिया कि पूंजीपति अपने पास उपलब्ध अतिरिक्त पूंजी का उपयोग अपने श्रमिकों के जीवन स्तर में वृद्धि के लिए कभी नहीं करते, क्योंकि इनका परिणाम होगा पूंजीपतियों के लाभ में कमी। पूंजीपति पिछड़े देशों में विस्तार करके अपने लाभ में वृद्धि करना चाहते थे। इसी विषय में अफ्रीका अंडर द विक्टोरियंस पुस्तक रॉबिन्स और गैलगहर ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? विक्टोरिया जलप्रपात तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय व्यक्ति कौन था? डेविड लिविंगस्टन। बी नंबर ऑप्शन। अफ्रीका में पहुंचने वाले पहले यूरोपियों में धर्म प्रचारक थे, नए देश की खोज करने वाले थे तथा कुछ दुस्साहसिक व्यक्ति थे। अफ्रीका के घने जंगलों, दुर्गम पहाड़ों में पहले पहुंचने वालों में डेविड लिविंगस्टन तथा हेनरी स्टेनले की गाथा बहुत रोचक है। लिविंगस्टन धर्म प्रचारक वैद्य था, स्कॉटलैंड का रहने वाला था। 1841 में वह अफ्रीका के दक्षिणी पूर्वी भाग में पहुंचा। लिविंगस्टन ने मानव की सेवा तथा धर्म प्रचार के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। पर्यटन तथा नए क्षेत्रों की जानकारी हासिल करने में उसकी अभिरुचि थी। ऐसा नहीं जान पड़ता कि उसके किसी तरह के राजनीतिक या आर्थिक लक्ष्य थे। जम्बेसी नदी के किनारे जाते हुए विक्टोरिया जलप्रपात तक पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। वह कई दशकों तक अफ्रीका आदिवासियों के बीच सेवा कार्य में लगा रहा। बाहरी दुनिया को लगभग भूल सा गया, किंतु बाहरी दुनिया को उसकी चिंता थी। उसका पता लगाने के लिए स्टेनले नामक पत्रकार अफ्रीका गया। स्टेनले 1871 ईस्वी में उस जगह पहुंचा जहां लिविंगस्टन उन दिनों रहता था। कुछ ही दिनों बाद लिविंगस्टन की मृत्यु हो गई। हेनरी स्टेनले एक अनुभवी व्यक्ति था। वह शीघ्र ही अफ्रीका महादेश की अपार संभावना को समझ गया और वह यूरोप लौटकर ऐसे लोगों की तलाश करने लगा जो उसकी योजनाओं में रुचि ले। 1878 ईस्वी में बेल्जियम के नरेश लियोपोल्ड द्वितीय ने उसकी मुलाकात हुई। लियोपोल्ड एक व्यवसायी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। उसने मध्य अफ्रीका में कांगो नदी के अंचल को विकसित करने का संकल्प लिया। स्टेनले और लियोपोल्ड ने मिलकर इंटरनेशनल कांगो एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की। यह एक कंपनी थी जिसका बेल्जियम के लोगों या उसकी सरकार से कोई संबंध नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांगो फ्री स्टेट की स्थापना कब हुई थी? कांगो फ्री स्टेट की स्थापना 1885 में। नवंबर 1884 से फरवरी 1885 ईस्वी में बर्लिन में अफ्रीकी समस्या को अंतर्राष्ट्रीय विचार विमर्श तथा सहमति से हमेशा के लिए सुलझाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका तथा यूरोप के कई राज्यों ने भाग लिया। सम्मेलन में दो प्रमुख नीतियां निर्धारित करने की कोशिश की गई। पहला, कांगो एसोसिएशन के अधिकृत इलाकों को अंतर्राष्ट्रीय तत्वाधान में अंतर्राष्ट्रीय राज्य बनाया जाए तथा एक अंतर्राष्ट्रीय संहिता बनाई जाए तथा इसके अनुसार ही यूरोपीय शक्तियां अफ्रीका में इलाके हासिल करें। कांगो राज्य का निर्माण। 1885 में कांगो फ्री स्टेट की स्थापना हुई। कांगो एसोसिएशन का स्थान ग्रहण किया। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संरचना थी तथा इसमें वे बुनियादी सिद्धांत निहित थे
जिनके आधार पर 20वीं सदी के मध्य में पिछड़े लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय ट्रस्टीशिप की व्यवस्था की जाने वाली थी। बर्लिन सम्मेलन ने यह निर्णय लिया कि नव स्थापित का राज्य बेल्जियम सहित किसी भी राज्य के साथ कोई संबंध नहीं होगा। सम्मेलन में इसका शासन तंत्र चलाने का भार लियोपोल्ड को सौंप दिया गया। सम्मेलन द्वारा नए राज्य की सीमा निर्धारित की गई तथा कुछ अन्य व्यवस्थाएं भी की गई। 1889 में लियोपोल्ड ने हस्ताक्षरकर्ता राज्यों का दूसरा सम्मेलन ब्रुसेल्स में बुलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने डेविड लिविंगस्टन की खोज के लिए किसे भेजा था? न्यूयॉर्क हेराल्ड अखबार ने डेविड लिविंगस्टन की खोज के लिए किसे भेजा था? तो यह भेजा था स्टैनले को। ए नंबर ऑप्शन। साम्राज्यवाद को प्रोत्साहित करने में ईसाई मिशनरियों का काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस संदर्भ में लंदन मिशनरी सोसाइटी के स्कॉटिश मिशनरी डॉक्टर डेविड लिविंगस्टन का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। जेम्बेसी नदी के किनारे किनारे जाते हुए विक्टोरिया जलप्रपात तक पहुंचने वाला पहला यूरोपियन था। उसने लगभग 20 वर्ष तक अफ्रीका के अंतर प्रदेश में जम्बेसी और कांगो नदियों के प्रदेश की खोज की। आदिवासियों के बीच सेवा कार्य करते हुए बाहरी दुनिया को भूलकर वह उनके बीच पूरी तरह से घुल मिल गया। लिविंगस्टन की खोज में 1871 में न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र ने हेनरी स्टैनले नामक पत्रकार को अफ्रीका भेजा। वह लिविंगस्टन का पता लगाने के बाद अफ्रीका की खोजबीन करता रहा। उसने अपनी खोजों द्वारा इंग्लैंड को लाभ पहुंचाना चाहा, मगर उसे कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। हेनरी मॉर्टन स्टैनले ने कांगो घाटी तथा उसकी सहायक नदियों के क्षेत्रों का अन्वेषण कर अपनी पुस्तक थ्रू द डार्क कंटिनेंट द्वारा यूरोपीय देशों की रुचि अफ्रीका में बढ़ाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं शताब्दी में परिलक्षित नव साम्राज्यवाद का उद्देश्य क्या था? 19वीं शताब्दी में परिलक्षित नव साम्राज्यवाद का उद्देश्य क्या था? राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना, अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने का प्रयास करना, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त करना और तैयार माल उपनिवेशों को बेचना। नव साम्राज्यवाद का जो उद्देश्य था, राजनीतिक शक्ति का प्रसार करना था, अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने का प्रयास था, पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल प्राप्त करना था और तैयार माल है जो उपनिवेशों में बेचना था। तो चारों ही ऑप्शन जो इसके सही होंगे। द नंबर ऑप्शन। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यूरोप में नवीन साम्राज्यवाद का आरंभ हुआ। इसका स्वरूप मुख्यतः राष्ट्रीय तथा आर्थिक था। राष्ट्रीयता की जो नवीन भावना यूरोपीय राज्यों में उत्पन्न हुई वह अब अत्यंत प्रबल रूप धारण कर रही थी। यह साम्राज्यवाद पुराने साम्राज्यवाद या उपनिवेशवाद से भिन्न था। पुराने उपनिवेशवाद का मुख्य आधार वाणिज्यवाद था। उस काल में इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, हॉलैंड आदि ने अफ्रीका और एशिया में विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिए थे। इन देशों का मुख्य उद्देश्य उपनिवेशों से कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त करना था, अपने तैयार माल को इन उपनिवेशों में बेचना था। किंतु नवीन साम्राज्यवाद इन उद्देश्यों के अतिरिक्त अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रसार तथा अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को बसाने के लिए भी प्रयत्नशील था। एडम स्मिथ और तुर्गो के द्वारा मुक्त व्यापार के सिद्धांत के प्रतिपादन के कारण 18वीं शताब्दी के अंत तक वाणिज्यवाद का पतन शुरू हो गया और इसका स्थान नव साम्राज्यवाद ने ले लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डरहम रिपोर्ट का संबंध है। डरहम रिपोर्ट किससे संबंधित है? इंग्लैंड से। इंग्लैंड में नवीन साम्राज्यवाद के गठन की नीति या योजनाओं से संबंधित रिपोर्ट को डरहम रिपोर्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न, रोडेशिया की स्थापना किसके द्वारा की गई? रोडेशिया की स्थापना सेसिल रोडेस के द्वारा। अगला प्रश्न है कि 1909 में ब्रिटिश सरकार ने किन किन प्रदेशों को मिलाकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से एक राज्य संगठित किया? 1909 में ब्रिटिश सरकार ने किन किन प्रदेशों को मिलाकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका नाम से एक राज्य संगठित किया था? कौन कौन से प्रदेशों को मिलाकर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका के नाम से राज्य संगठित किया? तो इसमें सम्मिलित है नेटाल, कैप कॉलोनी, ऑरेंज फ्री स्टेट और ट्रांसवाल। द नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटेन द्वारा इजराइल को कब अधिकार में लिया गया। अब ब्रिटेन के द्वारा इजराइल को कब अधिकार में लिया गया? 1917 में। 1884-85 में आयोजित सम्मेलन जिसके तहत कांगो का निर्णय किया गया। 1884-85 में आयोजित सम्मेलन जिसके तहत कांगो का निर्णय किया गया, कौन सा सम्मेलन था? बर्लिन सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। 4 घटनाएं दे रखी, इनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले नंबर पर मिस्र पर इंग्लैंड का अधिकार। मिस्र पर इंग्लैंड का अधिकार कब हुआ? तो मिस्र पर इंग्लैंड ने जो अधिकार किया था यह किया था 1882 में। नेटाल पर ब्रिटिश अधिकार, नेटाल पर ब्रिटिश अधिकार 1843 ईस्वी में। डरहम रिपोर्ट कब की है? तो डरहम रिपोर्ट 1839 की। और सूडान पर ब्रिटिश नियंत्रण, सूडान पर ब्रिटिश नियंत्रण किया गया था 1899 के अंदर, 1899। तो इसमें सबसे पहले आएगी डरहम रिपोर्ट, फिर नेटाल पर ब्रिटिश अधिकार, इसके पश्चात मिस्र पर इंग्लैंड अधिकार और अंत में आएगा सूडान पर ब्रिटिश नियंत्रण। 3, 2, 1 और 4 ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीलंका का सबसे पहले किस यूरोपीय देश ने अधिकार किया? श्रीलंका पर सबसे पहले कौन से यूरोपीय देश ने अधिकार किया था? पुर्तगाल ने। 6 नंबर ऑप्शन। सुमेलित करना है, कुछ घटनाएं दे रखी है, सामने उनके वर्ष दे रखा है। सबसे पहले नंबर पर स्पेन ने अमेरिका को फिलीपींस द्वीप की प्राप्ति। स्पेन से अमेरिका को फिलीपींस द्वीप की प्राप्ति कब हुई थी? तो स्पेन से अमेरिका को जो फिलीपींस द्वीप की प्राप्ति हुई थी यह हुई थी 1898 में, 1898 में। दूसरे नंबर पर अफ्रीकी वर्ष कौन से वर्ष को घोषित किया गया था? अफ्रीकी वर्ष। तो अफ्रीकी वर्ष जो घोषित किया गया था यह 1960 में किया गया था, क्योंकि इस वर्ष जो अधिकतर अफ्रीकी देश स्वतंत्र हुए थे। तीसरे नंबर पर है फ्रांस का ट्यूनिस पर अधिकार। फ्रांस का ट्यूनिस पर अधिकार कब हुआ? तो फ्रांस ने ट्यूनिस पर अधिकार किया था 1881 में। और चौथे नंबर पर ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्तता। ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्तता कब दी गई? तो ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्तता मिली थी 1906 के अंदर। सबसे पहले नंबर पर स्पेन से अमेरिका को फिलीपींस द्वीप की प्राप्ति हुई थी 1898 में। अफ्रीकी वर्ष घोषित किया गया था 1960 में। फ्रांस का ट्यूनिस पर अधिकार 1881 में और ट्रांसवाल कॉलोनी को स्वायत्तता मिली थी 1906 में। सी, डी, ए और बी दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर भी कुछ घटनाएं दे रखी है जिनको कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो यह सम्मेलन हुआ था 1955 के अंदर। बांडुंग सम्मेलन हुआ था 1955 ईस्वी में, 1955 में। दूसरे नंबर पर है फ्रांस द्वारा लाओस पर अधिग्रहण। फ्रांस के द्वारा लाओस पर अधिग्रहण कब किया गया? तो यह जो अधिग्रहण किया गया था यह किया गया था 1893 में, 1893 ईस्वी में। वेरी निनिंग की संधि हुई थी 1902 के अंदर। और फसोदा कांड कब गया? तो फसोदा कांड हुआ था 1898 में, फसोदा कांड 1898 में। तो इसमें सबसे पहले 2 नंबर आएगा, उसके पश्चात 4 नंबर, 2, 4, 3 और 1 6 नंबर ऑप्शन। मिस्र पर फ्रांस व इंग्लैंड का संयुक्त शासन कब स्थापित हुआ? मिस्र पर फ्रांस और इंग्लैंड का संयुक्त शासन कब स्थापित हुआ? 1879 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वियतनाम से संबंधित घटनाओं पर विचार कर उनके घटित होने के वर्षों का मिलान कीजिए। वियतनाम से संबंधित कुछ घटनाएं दे रखी है। सबसे पहले वियतनाम को स्वतंत्रता कब मिली थी? 1945 में। वियतनाम का विभाजन 1954 में। वियतनाम का एकीकरण 1976 में और वियतनाम में युद्ध विराम हुआ था 1973 में। वियतनाम को स्वतंत्रता मिली थी 1945 में। वियतनाम का विभाजन हुआ था 1954 में। वियतनाम में जो युद्ध विराम हुआ था 1973 में और उसके बाद वियतनाम का एकीकरण हुआ 1976 में। ए, बी, डी और सी दे नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका को गणराज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ? दक्षिणी अफ्रीका को गणराज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? दक्षिणी अफ्रीका को गणराज्य का दर्जा 1961 ईस्वी में। बे नंबर ऑप्शन। 21 मार्च 1990 को स्वतंत्र होने वाला अफ्रीकी देश, 21 मार्च 1990 को स्वतंत्र होने वाला अफ्रीकी देश कौन सा था? नामीबिया। 6 नंबर ऑप्शन।
21 मार्च 1990 को नामीबिया दक्षिणी अफ्रीका से स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्त करने वाला यह अंतिम अफ्रीकी देश था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित चीनी बंदरगाहों पर उनके अधिकार करने वाले देशों को सम्मिलित कीजिए। निम्नलिखित चीनी बंदरगाहों पर उनके अधिकार करने वाले जो देश थे उनको सम्मिलित करना है। सबसे पहले नंबर पर है ग्वांगजू। ग्वांगजू बंदरगाह पर कौन से देश का अधिकार था? तो इस पर था फ्रांस ने अधिकार किया था। पोर्ट ऑर्थर पर रूस ने अधिकार किया था। तीसरे नंबर पर है लियोतुंग। लियोतुंग पर जो जर्मनी ने अधिकार किया था। लियोतुंग पर जर्मनी के द्वारा अधिकार किया गया। इसके अलावा 4 नंबर ऑप्शन पर वी हुई पर बंदरगाह पर जो इंग्लैंड के द्वारा अधिकार किया गया था। तो इसमें ए, सी, बी और डी ए नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि धन की कमी के कारण मिस्र के शासक ने सुएज नहर के सारे अधिकार कब और किस देश को बेच दिए? धन की कमी के कारण जो मिस्र के शासक ने सुएज नहर के सारे अधिकार कब और किस देश को बेचे थे? 1875 में इंग्लैंड को। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से साम्राज्यवाद के प्रथम चरण, जिसे पुराना साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, से संबंधित असत्य कथन है। निम्नलिखित में से साम्राज्यवाद के प्रथम चरण, जिसे पुराना साम्राज्यवाद भी कहा जाता है, से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला ऑप्शन है कि इनकी विजयों में जहाज, कंपास व बंदूकों की सहायता मूल थी। इनके विजयों में जहाज की, कंपास की और बंदूकों की सहायता मूल थी, तो यह सत्य है। अंग्रेज मार्ग प्रदर्शक के रूप में अग्रगामी थे, तो दूसरा ऑप्शन इसका गलत होगा। ईश्वर, सोना और गौरव प्राथमिक केंद्र थे। विजयों के साथ माध्यम से विजयों के माध्यम से शक्ति का विस्तार किया। विजयों के माध्यम से जो शक्ति का विस्तार किया था, तो द नंबर ऑप्शन भी इसका सही होगा। बे नंबर इसका गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह श्वेत मनुष्य का कर्तव्य था कि अशिक्षित देशों को शिक्षित बनाए। यह किसने कहा था? रूडयार्ड किपलिंग ने। अगला प्रश्न है कि उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? उपनिवेशवाद का अंत किसके प्रयत्नों से संभव हुआ? संयुक्त राष्ट्र। बे नंबर ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली? कौन से अफ्रीकी देश को सर्वप्रथम स्वतंत्रता मिली थी? घाना को। निम्नलिखित में से कौन द एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लैंड का लेखक था? निम्नलिखित में से कौन है जो द एक्सप्रेशन ऑफ इंग्लैंड लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? J.R. सीली के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दक्षिण अफ्रीका में निम्नलिखित देशों का उनके उपनिवेशों के साथ मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ देश दे रखे हैं, सामने उनके उपनिवेश दे रखे हैं, तो कौन कौन से उपनिवेश किस किस देश के थे? सबसे पहले नंबर पर जो उपनिवेश का नाम है मोजाम्बिक। मोजाम्बिक पर जो अधिकार था, यह था पुर्तगाल का। दूसरे नंबर पर है नाटाल। नाटाल जो है यह इंग्लैंड के अधिकार में था। नाटाल इंग्लैंड के अधिकार में था। तीसरे नंबर पर है कांगो। कांगो पर जो है अधिकार था, यह था बेल्जियम का। कांगो पर बेल्जियम का अधिकार था। और चौथे नंबर पर है अल्जीरिया। अल्जीरिया पर है जो फ्रांस का अधिकार था। अल्जीरिया पर फ्रांस का जो अधिकार था। तो इसमें सबसे पहले नंबर पर मोजाम्बिक था, जिस पर पुर्तगाल का अधिकार था। दूसरे नंबर पर नाटाल, जिस पर इंग्लैंड का अधिकार था। तीसरे नंबर पर कांगो, जिस पर बेल्जियम का। और अल्जीरिया पर है जो फ्रांस का। डी, ए, बी और सी, बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूँ? मैं वाणिज्य और ईसाई धर्म के लिए एक खुला रास्ता बनाने के लिए अफ्रीका वापस जा रहा हूँ। यह किसने कहा था? डेविड लिविंगस्टन ने। द नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि नस्लीय अलगाव महत्वपूर्ण प्रभाव था। नस्लीय अलगाव महत्वपूर्ण प्रभाव था किसका? उपनिवेशवाद का। ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19वीं सदी में अंग्रेज दक्षिणी अफ्रीका पर प्रभुत्व के लिए लड़े थे। 19वीं सदी में अंग्रेज दक्षिणी अफ्रीका पर प्रभुत्व के लिए लड़े थे। किसके विरुद्ध? डचों के विरुद्ध। बे नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि
टाइडिंग्स मैकडफ अधिनियम किस देश से संबंधित था? टाइडिंग्स मैकडफ अधिनियम किस देश से संबंधित था? फिलीपींस से। 6 नंबर ऑप्शन। अमेरिकन राष्ट्रपति रूजवेल्ट के समय 1934 में इस अधिनियम के तहत फिलीपींस को स्वतंत्रता दी गई। हालांकि यह अधिनियम राष्ट्रमंडल सरकार की 10 वर्षीय संक्रमण अवधि के बाद 1946 में प्रभावी हुआ था। तो ये थे एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवाद से संबंधित 63 क्वेश्चन। इसके पश्चात एशिया और अफ्रीका के साम्राज्यवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में सारणी दे रखी है। सबसे पहले नंबर पर 1830 में फ्रांस पर अल्जीरिया का अधिकार हुआ। 1833 में अक्यार और स्केलेसी की संधि हुई तुर्की और रूस के मध्य। 1839 में डरहम रिपोर्ट आई। 1840 में लंदन कन्वेंशन हुआ। 1860 से 98 के दौरान जो चीन का अपमान युग था। 1843 में नेटाल पर ब्रिटिश अधिकार हुआ। इसके पश्चात 1876 में अफ्रीका में अन्वेषण के लिए ब्रुसेल्स में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। अफ्रीका में अन्वेषण के लिए ब्रुसेल्स में जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। इसके पश्चात 1879 में मिस्र पर फ्रांस व इंग्लैंड का संयुक्त शासन हुआ। मिस्र पर फ्रांस व इंग्लैंड का संयुक्त शासन स्थापित हुआ 1879 में। 1880 में प्रथम बोअर युद्ध हुआ। 1880 से लेकर 1914 तक नए साम्राज्यवाद का युग कहलाता है। 1881 में अब फ्रांस का ट्यूनिस पर अधिकार स्थापित हुआ। 1881 के अंदर ही कर्नल अराबी के नेतृत्व में मिस्र वालों का आंदोलन प्रारंभ हुआ। इसे अरबी विद्रोह भी कहते हैं। यह मिस्र का प्रथम राष्ट्रीय आंदोलन था। 13 सितंबर 1882 तेल अल कबीर युद्ध हुआ इंग्लैंड व अरबी विद्रोहियों के मध्य। नवंबर 1884 से फरवरी 1885 के मध्य बर्लिन सम्मेलन हुआ। 1885 में कांगो फ्री स्टेट की स्थापना हुई। 1887 में प्रथम औपनिवेशिक सम्मेलन हुआ। 1895 में फ्रांस का मेडागास्कर पर अभियान हुआ। 1895 में सिमोंस्की की संधि हुई चीन व जापान के मध्य। 1896 में अडोवा का युद्ध हुआ इटली व अबिसीनिया के मध्य। 1898 में निसीरोजन समझौता हुआ रूस व जापान के मध्य। 1898 में ही फसौदा कांड हुआ था। सूडान पर आधिपत्य को लेकर इंग्लैंड व फ्रांस आमने सामने हुए। 1898 से लेकर 1901 तक चीन में बॉक्सर विद्रोह चला। 1899 से लेकर 1902 तक द्वितीय बोअर युद्ध हुआ। 1902 के अंदर वेरिनिनी की संधि हुई इंग्लैंड व बोरो के मध्य। 5 सितंबर 1905 को पोर्ट्समाउथ की संधि हुई। 1905 से 7 के मध्य माजी विद्रोह हुआ। 1909 के अंदर यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका राज्य का गठन हुआ। यूनियन ऑफ साउथ अफ्रीका राज्य का जो गठन हुआ। तो ये थे एशिया और अफ्रीका साम्राज्यवाद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं और इसके साथ ही हमने इस चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर किए। कल हम 22वां चैप्टर पढ़ेंगे। 22वां चैप्टर आर्थिक मंदी से संबंधित चैप्टर है। एक छोटा सा चैप्टर है आर्थिक मंदी से संबंधित जिसके अंदर 25-26 क्वेश्चन है। तो मिलते हैं कल आर्थिक मंदी के चैप्टर में। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।